बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ फाइनली आलमी दहशतगर्द नेतन्याहू की डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई है। इस मौके पे बहुत बड़े बड़े ऐलानात सामने आए हैं। सबसे बड़ा जो ऐलान था वो गज़ा जंगबंदी का मुआहिदा, जिसका ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या अहम नुकात शामिल हैं इस जंगबंदी मुआहिदे के अंदर, ये आपके साथ शेयर करते हैं। और ख़ास तौर पर वो गुफ्तगू जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का तज़किरा किया है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र हुआ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, और साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा भी किया है कि इस अमन मुआहिदे के अंदर 100% पाकिस्तान की हिमायत शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान उन चंद अहम ममालिक के अंदर मौजूद है, शामिल है, जिससे इजराइल को या अमेरिका को खदशात या ख़तरात लाहक हो सकते थे गज़ा की बुनियादी हैसियत को ख़त्म करने के हवाले से, जिसमें एक तो था टर्की, दूसरा ईरान और तीसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान और टर्की को तो कायल कर चुका है, राम कर चुका है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा चुका है मुख्तलिफ मुआहिदों की सूरत में। पाकिस्तान जो इतने अरसे से ब्लू आइट बना हुआ था अमेरिका का, तो अब समझ में आ रहा है कि वो असल बड़ा एजेंडा क्या है जिसके लिए इतनी नवाजिशात की जा रही थी, जिसको लेके बड़े सवालात भी उठ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर से भी बहुत तनकीद हो रही है और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी आपने अपने बुनियादी जो मौक़िफ़ है गज़ा को लेके, फ़लस्तीन को लेके, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो हक़ाइक़ क्या है, अहम नुकात क्या हैं और क्या तनकीद की जा रही है, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि 44 ममालिक के तमाम मंदुबीन, जिसमें सहाफ़ी भी हैं, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, सियासतदान भी हैं, जिसमें सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और ये काफ़िला जो है गज़ा को पहुंच रहा है। गज़ा तक पहुंचने के लिए, उनको इमदाद पहुंचाने के लिए अपनी ज़िंदगियों को दाव पर लगाकर ये तमाम जो लोग हैं, जिसमें सेलिब्रिटीज़ भी हैं, और इसके अंदर अपने तई वो एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ा जा सके। वो दुनिया जो अभी तक खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही है, उस तमाम कत्ल व गारत पर जो कि नेतन्याहू की तरफ से रवा रखी गई है गज़ा के शहरियों के लिए। तो अब लगभग 2 से 3 दिन की मुसाफत रह चुकी है और टर्की पहुंचा है इस स्मूथ फ्लोटेला की मदद के लिए। उनके ड्रोन्स, उनकी नेवी और दीगर ममालिक में कौन कौन शामिल है, ये आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद आपको खबर देंगे कि अफगानिस्तान के अंदर जो इंटरनेट सर्विस है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। इसकी वजूहात क्या है, तालिबान की तरफ से क्या मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, और वो इस टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर 21वीं सदी में किस तरह से अपनी आवाम को महरूम रख सकते हैं इस बुनियादी ज़रूरत की चीज़ से, जो कि उनकी यूथ के लिए, उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए एक बुनियादी हैसियत रखता है। इंटरनेट का हुसूल और उसका इस्तेमाल, या मालूमात का हुसूल, आज़ादी इज़हार राय का हक, उससे वो किस तरह से महरूम रख सकते हैं और क्या इस कोशिश के ज़रिए वो अपने अहदाफ हासिल कर पाएंगे, ये आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर आपको आखिर में बताएंगे कि बिश्नोई गैंग और गोल्डी बरार का वो गैंग जिसके हाथों पे बहुत से अहम शख्सियात का, और जिसमें हम देखते हैं कि सिद्धू मूसेवाला को मर्डर करने का मामला हो, या फिर खालिस्तान तहरीक के अहम रहनुमा को कनाडा के अंदर मारना हो, उसके अंदर भी बिश्नोई गैंग का हाथ रहा। और इसके साथ साथ हमने देखा कि सलमान खान को बहुत सी धमकियाँ दी जाती रहीं, उनके ऊपर अटैक्स भी हुए। तो फाइनली कनाडा की तरफ से अब इसे आलमी दहशतगर्द तंजीम के तौर पे डिक्लेयर किया गया है। वजूहात क्या हैं और इस गैंग के ऊपर जो भारतीय सरपरस्ती है, भारतीय हुकूमती रियासती सरपरस्ती का एक जो इल्ज़ाम है, इससे लेकर भी आपके साथ कुछ अहम फैक्ट्स शेयर करते हैं। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि वो भारत जो कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार करना चाहता था, पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो इज्जत है उसमें कमी लाने का ख्वाहिशमंद था, आज उनके अपने शहरी हों, अपने जॉब के हसूल के लिए जाने वाले भारतीय हों या फिर स्टूडेंट्स हों, उनको किस तरह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, उसका एक ट्रेलर आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के पाक भारत मैच जीतने के बाद जो एक ट्वीट था उसके ऊपर शदीद तनकीद की जा रही है भारत के अंदर से, चाहे वो उनके सीनियर या रिटायर्ड क्रिकेटर्स हों या फिर उनके तज्जियाकार हों, मोरखीन हों, उनकी तरफ से किस तरह के ख्यालात का इजहार किया जा रहा है उस ट्वीट के ऊपर जो कि नरेंद्र मोदी ने मैच जीतने के बाद शेयर किया, और उसके बाद फिर उसको डिलीट भी कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से सियासत को खेल के अंदर और प्रोपेगेंडे नफरत को खेल के अंदर शामिल किया गया मोदी की तरफ से, क्या कहना है उनके अपने लोगों का, ये आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले जो नाज़रीन बड़ी डेवलपमेंट है वो उस मुलाकात के बाद सामने आई जो डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू की हुई है।
जिसमें पाकिस्तान का जिक्र तो हुआ है, आगे चल के वो गुफ्तगू भी आपको सुनवाते हैं, लेकिन जो अहम नुकात हैं वो जानने बहुत ज़रूरी हैं। साथ में कतर के वज़ीर-ए-आज़म को नेतन्याहू ने इस मौके पे फ़ोन भी किया है और अपनी हरकत पर माफ़ी मांगी है। इसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहला जो नुक्ता है वो इस एग्रीमेंट के अंदर फौरी जंगबंदी को यकीनी बनाना है। एक तो पहला जो मुतालबा है या पहली जो शिक है वो यही है कि सबसे पहला जो कदम होगा वो सीज़ फायर का होगा। उसके बाद इस्राएली फ़ौज का मरहलावार इनखला जो है गजा से वो यकीनी बनाया जाएगा। को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह किया जाना इस मुआहदे का हिस्सा है और इसके अलावा एक अबूरी अथॉरिटी कायम होगी जिसकी क़यादत ट्रंप करेंगे। पांचवा नुकता यह है कि गजा में एक आर्जी बैनुल-अक़वामी अमन व इस्तेहकाम फोर्स तैनात भी की जाएगी। छठा नुकता यह है कि हमास को आइंदा किसी भी इंतजामी या हुकूमती किरदार से मुकम्मल तौर पर रोका जाएगा। इसके अलावा सातवां पॉइंट है कि जो अस्करियत पसंद पुरअमन बकाए बाहमी कबूल कर लेंगे उनके लिए आम माफ़ी होगी। जो हथियार डाल के कौमी धारे का हिस्सा बनेंगे उन्हें माफ़ी मिल जाएगी। और इसके अलावा नौवां जो नुकता है इसके अंदर वो ये कहता है कि गजा की सरहदें खोल दी जाएंगी ताकि इंसानी इमदाद और तामीर नौ का अमल शुरू हो सके। 11वां नुकता है इसमें पिछले मनसूबों के बरक्स इस बार तजवीज़ ये नहीं कि गजा के लोग इलाका छोड़ें, यानी कि मुल्क बदरी का जो एक हम देख रहे थे कि तलवार लटक रही है गजा के रहने वालों के ऊपर, कहा जा रहा है कि इसे भी खत्म कर दिया जाएगा। साथ में पिछले मंसूबों के बरक्स इस बार जो तजवीज़ ये नहीं है कि गजा के लोगों को इलाका छोड़ने का कहा जाएगा। 12वां पॉइंट इसमें यह है कि इनखला के बाद गजा पर कोई इजरायली कब्जा नहीं हो सकेगा। 14वां पॉइंट इसमें यह है कि गजा की तामीर नौ के लिए बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी लाई जाएगी। 15वां पॉइंट इसमें यह है कि नेतन्याहू ने कहा है कि यह मंसूबा इजरायल के जंगी अहदाफ के मुताबिक है। यरगमालियों की वापसी का अस्करी और सियासी खात्मा और गजा को इजरायल के लिए खतरा ना बनने देना इसका हिस्सा है। 16वां नुकता इसमें यह है कि अगर ने मंसूबे को रद्द किया या इस पर अमल ना किया तो इस्राइल के पास अकेले एक्शन लेने का हक महफूज होगा। तो इसके अंदर कुछ ऐसी शिकें हैं नाज़रीन जो कि इसको कंट्रोवर्शियल बनाती हैं, क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड है। नेतन्याहू इससे पहले भी मुतादिद बार अपने जंगबंदी के मुआहिदों को वायलेट कर चुका है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को रौंद चुका है। तो इस बार भी ये शकों को शुबात तो है कि एक ढकोसला, एक झूठ और एक फरेब हो सकता है। उसी तरह से जिस तरह से पहले हमने देखा कि ईरान के अंदर लीडरशिप को मुज़ाकरात के बहाने लाना और फिर उन्हें निशाना बनाया जाना, और दीगर जो कलदम तंजीमें हैं चाहे फ़लस्तीन की हों या हिज़्बुल्लाह हो या दीगर तंजीमें हों उन्हें ट्रैप करके निशाना बनाया जाना। दोहा के अंदर भी तमाम जो फ़लस्तीनी तंजीम की क़यादत थी उसे टर्की से मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया, फिर उन्हें भी हमले का निशाना बनाया गया। तो इस बार भी खदशात तो अपनी जगह मौजूद हैं। इसके अलावा नाज़रीन 17वां पॉइंट इसमें यह है कि इस्राइल इनखला के बाद भी सिक्योरिटी के इक़दामात जो हैं वो कायम रखेगा। किसी भी मुस्तकबिल की रियासती ढांचे में हमास का किरदार मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है। 18वीं शिक इसमें यह है। 19वीं यह है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को भी खबरदार किया है कि वो वेस्ट बैंक को जम करने की कोशिश ना करे। और 20वां और आखिरी नुकता इसमें यह है कि इस्राइल के अंदर नेतन्याहू के दाएं बाजू की इत्तेहादी जमातें जो हैं इस मंसूबे की मुखालफत कर रही हैं, अंदर से भी रेजिस्टेंस आ रही है। जबकि ट्रंप ने कहा है कि अगर ने इनकार किया इस अमन मुआहदे का तो अमेरिका इस्राइल की मुकम्मल हिमायत करेगा कि वो खात्मा करे। और यही इसमें कुछ ऐसे झोल हैं, ऐसी शिकें हैं जो कि शकों को शुबात पैदा करती हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं कि फ़लस्तीन की तंजीम की एक कार्रवाई को लेकर जवाब बना के धावा बोला गया। नस्ल कुशी के मुआहदे या जो कार्रवाई थी नस्ल कुशी की, जेनोसाइड का जो अमल था उसे शुरू किया गया और पूरे गजा को खंडर में तब्दील कर दिया गया। तो इस बार भी ये खदशात मौजूद हैं। अच्छा, ट्रंप का पाकिस्तान से मुतल्लिक क्या कहना है, ये बहुत अहम है जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर से बड़ी तनकीद हो रही है, जिसमें ट्रंप ने क्या कहा पहले वो सुनिए। The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, "Sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%." तो नाज़रीन आपने सुना है कि इसमें अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उनके गजा अमन मंसूबे के 100% उन्होंने हिमायत की है। और साथ में पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो इस मंसूबे की तश्कील में गहरे तौर पर शरीक रहा है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शुरू से ही हमारे साथ हैं, जबकि आलमी हिमायत वो कहते हैं हमारे साथ मौजूद है। यही चीज़ नेतन्याहू ने भी अपने हालिया इंटरव्यू में जो कि फॉक्स न्यूज़ को उसने दिया है, वो कहता है कि जी
इब्राहिम अकॉर्ड को कोई नुकसान नहीं हो रहा, ना ही वो कमज़ोर हुआ है, बल्कि वो कह रहे हैं कि इसमें मज़ीद वुसअत आ गई है। दीगर ममालिक जो कि इब्राहिम अकॉर्ड को तस्लीम नहीं करते थे, अब वो भी इस मुआहदे को तस्लीम करने जा रहे हैं। ट्रंप का क्या कहना था? वो कहते हैं ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, तुर्की, इंडोनेशिया और मिस्र के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुज़ाकरात में फ़ाल किरदार अदा किया है, और इन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने बादज़ा मुश्तरका एलामिया जारी किया जिसमें ट्रंप के मंसूबे को खुशामदीद कहा गया है। साथ में वज़ारत ख़ारजा ने ऐलान किया है कि इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप और कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। अच्छा, कहा गया कि इस मौके पर नेतन्याहू ने, जिस वक्त वो व्हाइट हाउस में मौजूद था, कतरी वज़ीर आज़म को फ़ोन किया है, अपने हमले पर माजरत की है और दोबारा हमला न करने की यकीन दहानी भी करवाई है। इस गुफ्तगू में नेतन्याहू ने दोहा पर हालिया इस्राएली हमले पर बाकायदा माफ़ी मांगी। हमला वहाँ पे किया गया जहाँ पे फ़लस्तीनी तंजीम की क़यादत मौजूद थी, और साथ में जो इस मौके पे कतर अमरीका शराकतदारी की मजबूती को भी उजागर किया गया। साथ में वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया है कि कतर गज़ा की जंग ख़त्म करने के लिए अपनी सालिसी कोशिशें जारी रखने के लिए तैयार है। तो अब नाज़रीन, जो इस पर बैकलैश आ रहा है, जो तनकीद हो रही है, वो भी हमें देखनी होगी, क्योंकि इसका जो बराह रास्त ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के जज्बात के साथ है, हमारे दिलों के बहुत करीब है फ़लस्तीन, गज़ा, और उसके अंदर मुकम्मल अमन का लाना, गज़ा को एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पे, फ़लस्तीन को आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पे तस्लीम किया जाना बहुत ज़रूरी है। और वो तमाम कुर्बानियाँ जो लाखों लोगों ने दी हैं अपनी जानों के नजराने पेश करके, वो रायगा नहीं जानी चाहिए। तलत हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और उनकी इस पर राय क्या है ये जाननी भी ज़रूरी है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, इसमें तलत हुसैन साहब कहते हैं कि फ़लस्तीन रियासत का कोई वजूद नहीं होगा अगर ये मुआहदा हो जाता है, जिसका ऐलान ट्रंप ने किया है। साथ में गज़ा में फ़लस्तीन अथॉरिटी को भी कोई किरदार नहीं मिलेगा, और ये भी कहते हैं तलत हुसैन साहब को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा इस शर्त पर कि वो तमाम कैदी रिहा करे। नेतन्याहू 64,000 फ़लस्तीनियों को कत्ल करने के बाद खुद को अमन का अलमबरदार यानी कि पीस मेकर जाहिर करेगा, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप भी ये करना चाह रहे हैं। साथ में डोनाल्ड ट्रंप गज़ा को अपने कंट्रोल में लेगा और वहाँ की ज़मीन को रियल स्टेट बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल करेगा। ये सब कुछ एक ऐसी सरजमीन पर होगा जो अभी ताज़ा फ़लस्तीनी खून से तर है, और हम सभी जानते हैं कि इस वक्त डेस्परेट है डोनाल्ड ट्रंप अमन का नोबेल इनाम लेने के लिए। ये मुमकिनात में से है कि अमन का नोबेल इनाम हासिल करने के लिए फ़ौरी तौर पर एक सीज़ फायर हो जाए, मुआहदा हो जाए, जिसमें इब्राहिम अकॉर्ड को भी तस्लीम करवा लिया जाए, और कुछ ही अर्सा गुजरने के बाद ये खूनरेज़ी दोबारा से हो जाए, दोबारा से उन जंगी जराइम का इर्तिकाब भी हो जो माजी के अंदर हम देखते आए हैं कि नेतन्याहू की तरफ से किया जाता है। हालांकि वो आईसीसी के अंदर और दीगर जो दहशतगर्दी के तमाम तर उसके इक़दामात हैं, जो उसकी वायलेशंस हैं जंगी कवानीन की, उसके तहत वो मतलूब एक शख्स है, और उसको पता है कि वो जब तक अपनी सीट के ऊपर, अपने वज़ारत उज़्मा के ओहदे के ऊपर बराजमान है, उसकी जान बची हुई है। जिस दिन वो अपने ओहदे से उतरा उस दिन वो अपनी ज़िंदगी को बचा नहीं पाएगा उन तमाम जराइम के इर्तिकाब के तहत जो कि उसने गज़ा के अंदर सरअंजाम दिए हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी, उनकी तरफ से क्या कहा गया? वो कहते हैं कि हम वज़ीर आज़म के बयान की कतई तौर पर मजम्मत और तरदीद करते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वेलकम किया है डोनाल्ड ट्रंप के इन इक़दामात को, अमन मुआहदे को भी, और साथ में उनका ये कहना है कि कोई ताकत इस हक को जबरन सल्ब नहीं कर सकती। किसी भी ऐसे दावे या अमन मंसूबे की तारीफ जो 66,000 शोदा के इस जात के सर पर खड़ी हो, उसकी सताइश करना दरअसल जालिमों का साथ देने के मुतरादिफ है। तो इसमें कुछ लोग इसको सियासत के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हुकूमत के मुखालिफिन हैं, जो अपोजिशन के लोग हैं, लेकिन जो सेम वॉइसेस हैं वो यकीनी तौर पर ये संजीदा सवालात उठा रही हैं, क्योंकि माजी के अंदर भी हमने कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं, कुछ ऐसे मुआहदे किए हैं सिर्फ ऐसी खुशनुदी हासिल करने के लिए जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर हम अमेरिका की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप को प्लीज़ करने के लिए या उन्हें ये बताने के लिए जिताने के लिए कि हम सुपर पावर के साथ खड़े हुए हैं, इस वजह से कि वो हमसे नाराज़ ना हो, यहाँ पे सेंक्शंस ना लगाए, या जिस तरह की वो ट्रोलिंग कर रहा है भारत की, तो मेरे ख्याल में ये गैर दानिशमंदाना फ़ैसला होगा। तारीख़ इस चीज़ को भूलेगी नहीं कि हम मुश्किल वक्त में फ़लस्तीनियों या गज़ा के शहरियों के साथ खड़े हुए थे, उनके हक़ का दिफा करने के लिए खड़े हुए थे, या उन लोगों के साथ खड़े हुए थे जो इसके वजह हैं या जो इस कत्ल गारत के पीछे पूरी तरह से मुलव्वस हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान को सोचना होगा और इसके अंदर उन मुतनाज़ शीखों को कम अज़ कम फ़ौरी तौर पर निकालने की डिमांड करनी होगी, क्योंकि बहसते हमने उम्मत मुस्लिमा तो देख लिया कि इनके अंदर ऐसा दमखम नहीं है। अरब दुनिया के अंदर जो सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाला मुल्क है कतर, उसके ऊपर हमला करके
देख लिया। ईरान को वैसे ही दीवार से लगा दिया गया है, सैंक्शंस इतनी हैं, उनको एटमी कुव्वत बनने से रोका जाता है। खैर उनकी अपनी भी ऐसी पॉलिसी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हर तरह की पाबंदियों का सामना अमेरिका की तरफ से करना पड़ता है। और साथ में हम देख रहे हैं कि टर्की और पाकिस्तान को भी मुआहिदों की सूरत में या तारीफ करने की सूरत में या वक्ती तौर पे उन्हें लॉलीपॉप देके खामोश तो करवा लिया गया है, क्योंकि अल्टीमेट जो बड़ा टारगेट है वो इब्राहिम अकॉर्ड को तस्लीम करवाना है और फ़लस्तीन के जो उसूल हैं, जो उनकी ज़रूरियात हैं या जो उनका असूली मौक़िफ़ है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करवाना बाज़ाहिर ये लगता है कि अमेरिका के इस अहदाफ में शामिल है और इसमें वो नेतन्याहू का पूरी तरह से साथ दे रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, तुर्की के ड्रोन्स जो हैं वो समूद फ्लोटेला को बचाने के लिए पहुंचे हैं। तुर्की के कोर्लो एयरबेस से 3 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स मुसलसल 3 दिन से गजा एयर फ्लोटेला के ऊपर परवाज़ कर रहे हैं, जबकि 2 किलिस क्लास तेज़ रफ्तार जंगी कश्तियों ने जॉनी एम से मुसाफिरों को निकालकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल भी किया है। फ्लोटेला इस वक्त गजा से तकरीबन 366 नॉटिकल मील दूर है और लगभग 2 से 3 दिन इनको मजीद लगेंगे गजा तक पहुंचने में। फ्लोटेला में 40 कश्तियों पर पार्लियामेंटेरियंस, वकला, कारकुनान और माहौलियाती कारकुनान ग्रेटा थनबर्ग शामिल हैं। फ्लोटेला मुरम्मत के बाद दोबारा से रवाना हुई है। 4 दिन में या 3 दिन में ये लगभग गजा पहुंच जाएगी। इससे पहले आपने देखा कि हमले किए गए ड्रोन्स के ज़रिए भी त्यूनिस की हदूद में और दीगर मकामात पर इसराइल की तरफ से इस इमदादी फ्लोटेला को, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को भी नहीं बख्शा गया और मुसलसल अपनी जाहरियत का मुजाहरा किया जा रहा है। और इस बार जो अमन मुआहिदा होने जा रहा है, लगता नहीं है कि उसके ऊपर भी अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सकेगा। खदशात नाज़रीन अपनी जगह मौजूद हैं कि पिछले हफ्ते जो ड्रोन हमला था उससे कुछ कश्तियां भी मुतासर हुई थी, कोई जानी नुकसान तो उसमें नहीं हुआ था, लेकिन बहरहाल इटली के रुकन यूरोपीय पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा है कि हम पुरअमन रहेंगे मगर इसराइल की कार्रवाइयों पर तशवीश है। लेकिन इसराइली सदर जो है उसकी तरफ से इतालवी सफीर को यकीन दिलाया गया कि कोई ताकत का जारहाना इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बरखिलाफ हम देखते हैं कि अपनी ताकत का और जाहरियत का मुजाहरा इस पुरअमन स्मूथ फ्लोटेला के ऊपर भी किया गया है। और अगली बार क्या कार्रवाई होती है देखना बाकी है, क्योंकि अब जैसे जैसे इजराइल की सरहदों के करीब ये इज्तिमा पहुंच रहा है, कश्तियों का झुरमट पहुंच रहा है, इनकी जो सलामती है उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। लेकिन आलमी दुनिया भी यकीनी तौर पर वो देख रही है। इसके अंदर 44 मुल्कों के नुमाइंदगान, मंदूबीन, अहम शख्सियात मौजूद हैं जो कि इंसानी बुनियादों पर गजा और फ़लस्तीन के शहरियों तक इमदाद पहुँचाने के लिए पहुँच रहे हैं, जिसको नेतन्याहू की तरफ से पहुंचने से अब तक रोका जा रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। अफगानिस्तान में पीर के रोज मुल्कगीर कम्युनिकेशन ब्लैकआउट नाफिज कर दिया गया है। वजह क्या है वो भी सुन लीजिए। तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, उनके हुक्म पर इंटरनेट पर क्रैकडाउन शुरू किया गया है और इसकी जो वजह बताई जा रही है वो ये कहते हैं कि जी ये एकदम फहाशी और बुराई को रोकने के लिए किया गया है। मुतबादिल ऑप्शंस मुल्क भर में फराहम किए जाएंगे। और गुज़िश्ता कई हफ्तों से अफगानिस्तान में इंटरनेट कनेक्शंस बहुत सुस्त या उसे रुक रुक कर चलाया गया। लगभग 2024 में काबुल हुकूमत ने 9350 किलोमीटर तवील फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को मुल्क की तरक्की और दुनिया से जोड़ने के लिए तरजीही मंसूबा करार दिया था। लेकिन आज जो अफगानिस्तान के अवाम हैं इस बुनियादी ज़रूरत से महरूम कर दिए गए हैं फहाशी और बुराई को रोकने के नाम पे। तो यकीनी तौर पे ये कोई अच्छा या नेक शुगुन नहीं लगता। आप और इस्लाहात कर सकते हैं। आप उस नेटवर्क के ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान ने इकदाम किए हैं आप उसे फ़िल्टर करके आवाम तक पहुँचाइए। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ रवाबित कायम करते हुए उन वेबसाइट को बैन कीजिए जो फहाशी फैलाती हैं, ना कि आप एक इंफॉर्मेशन का सोर्स या आज़ादी इजहार राय का सोर्स या मालूमात के हुसूल का सोर्स है उसे सिरे से या जड़ से 21वीं सदी के दौर में, AI के दौर में या मेटावर्स के दौर में अगर आप अपनी आवाम को बुनियादी ज़रूरत की चीज़ से महरूम रखेंगे तो यकीनी तौर पे आप स्टोन एज में धकेलने वाली बात है अपनी यूथ को, आवाम को या अपने मुस्तकबिल को। और इससे यकीनी तौर पे नुकसानात ज़्यादा हैं, इसके फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान में भी हमने देखा कि यूट्यूब को जब 5 साल के लिए बैन किया गया था तो उसका नुकसान पाकिस्तान को ही अल्टीमेटली हुआ था और दुनिया उसमें बहुत आगे निकल गई थी। अगली खबर की तरफ बढ़ते नाज़रीन। बिश्नोई गैंग भारतीय जेल में कैद लॉरेंस बिश्नोई के ज़ेरे क़यादत चलाया जाता है और कनाडा ने अब फाइनली भारत की बिश्नोई गैंग को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। बहुत सी अहम कार्रवाइयां इसने की हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो इल्जामात हैं उसका थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं। बिश्नोई गैंग पर सिख कारकुन और कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह निजर के कत्ल से मुलविस होने का इल्ज़ाम भी है। और हमने देखा कि जो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर था उसका इल्ज़ाम भी इसी गैंग के ऊपर लगा था। सलमान खान के ऊपर या दीगर सेलिब्रिटीज़ के ऊपर जो जानलेवा हमले होते हैं, जो उनकी जानों को ख़तरात लाक हैं, कई बार ये गैंग अपने जारियत का, अपनी
दहशतगर्दी का खुलेआम मुजाहरा करता रहता है और इसके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि इसको हुकूमती सरपरस्ती मोदी सरकार की शय हासिल है और ये जिसको कहते हैं ना किराए के कातिल का किरदार अदा करता है मोदी सरकार के लिए, आरएसएस के लिए और रॉ के लिए। अब फाइनली कनाडा की हुकूमत ने बड़ा इकदाम किया और इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। जाते जाते नाज़रीन, जो नरेंद्र मोदी की एक अहमकाना हरकत थी, मैच जीतने के बाद जिस नफरत का और प्रोपेगेंडे का इजहार नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल अकाउंट से हुआ, बाद में उसे डिलीट तो कर दिया गया, लेकिन भारत में एक मौरख हैं रामचंद्र करण थापर के साथ गुफ्तगू करते हुए उनकी राय क्या थी, इससे मुतालिक जरा सुनिए। So that tweet, I don't know who wrote it on the Prime Minister's behalf or what. I hope he didn't actually approve it. And if he had good sense, he would delete it now. Really cheapened his office, diminished his office. And the Indian Prime Minister, the head of a very large, the most populous country, which claims to be a democracy, so stand above it. And of course, sport and politics should not be mixed. And our Prime Minister should have stayed absolutely silent about the fray, not tweeted whether we won or lost. I mean, it diminished his office. तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। वो कहते हैं भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से एशिया कप फाइनल के बाद जो ट्वीट थी वो इंतहाई गैर संजीदा थी, सस्ती हरकत थी। दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क के वज़ीर आज़म को इस तरह नहीं आना चाहिए था और खेल और सियासत को अलग रखना ज़रूरी है और हमारे वज़ीर आज़म को भी खामोशी इख्तियार करनी चाहिए थी क्योंकि ऐसी हरकत मनसब की वक़्त को कम करती है। लेकिन ये पहली बार तो है नहीं, छोटी हरकतें, सस्ती हरकतें तो उनका वतीरा है और इसी की वजह से वो भारत का नाम बदनाम करते हैं। मेरे ख्याल में भारत को किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है नरेंद्र मोदी के होते हुए। साथ में नाज़रीन कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं, किस तरह से रिजेक्शन आ रही है वीज़ा को लेके, भारतीयों को किस तरह से धुतकारा जा रहा है और उनके लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, क्या कहना है भारतीयों का इसको लेकर। जाते जाते ये मनासिर देखिए और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत जो गड्ढा पाकिस्तान के लिए खोद रहा था, आज खुद उसके शहरी उस गड्ढे के अंदर एक एक करके गिर रहे हैं। तो नेटवर्क की एंट्री मिलेगी, हाउस से पासपोर्ट लेके खड़ा था और मेरे आगे बहुत सारे और भी अदर कंट्री के खड़े थे, अमेरिकन, अफ्रीकन, सबको एंट्री मिली, पाकिस्तानी था उसको भी एंट्री मिली। जैसे मैं आया इंडिया पासपोर्ट आपको नहीं लगेगी, जो लाओस वाले हैं वो आपको रिटर्न दे देंगे, फिर हम आपके पासपोर्ट पे कैंसिल स्टैम्प क्या दिक्कत है, बोले नहीं इंडियंस को अलाउ ही नहीं कर रहा लाओस। आज जो चीज है ना, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है इसका। थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, ये सब सोच से खुश मत हो, जो डिफिकल्ट कंट्रीज है वहाँ पे अपना पासपोर्ट किसी काम नहीं आता, हर जगह एंट्री डिनाई। ये बोल रहे हैं कि $3000 आप कैश चाहिए तभी आप ट्रैवल कर सकते हो, वरना आप ट्रैवल नहीं कर सकते। भाई ये कौन से रूल एंड रेगुलेशन है, मतलब आपने वीजा लगा के रखा है, मतलब 7000 की टिकट ऑलरेडी करके रखा हो और ये कह रहे कि मैं एंट्री नहीं कर सकता। अगर आपके पासपोर्ट लेके बड़ी कंट्री में नेशनल पासपोर्ट चलेगा भाई, अभी हम वहाँ लोग रशिया पासपोर्ट से रिपोर्ट करा रहे हैं, समझे भाई, दूसरी कंट्री वालों को इमिग्रेशन में आगे जाने के हम सारे इंडियंस को लाइन से खड़ा कर दिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़।